हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नीतिपथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र के पीवाईक्यू, जो कि फिजिक्स के हैं। और ये तीसरा वीडियो आ रहा है, पार्ट थर्ड है। और ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आज क्या होने वाला है? थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। आपको आपको बहुत लोग को पता भी नहीं होगा कि हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत लोग को पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो आज आपको एक कंप्लीट घटना चक्र का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को जरूर से ही जरूर देखें। ये आपका चैनल हो गया, चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, रीजनिंग हो गया, पॉलिटी के क्लासेस चल रहे हैं, मैथ्स के क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखें। एंड इफ यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज इट ऑन द टेलीग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं घटना चक्र में जो कॉन्सेप्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत बच्चे को पता नहीं चलता है कि कहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपको 8th 9th में तो पढ़ना नहीं होता है, आपको 10th के बाद ही 11th 12th में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये बहुत लोग को छूट जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझें। ठीक है, सबसे पहले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को समझ लेते हैं। हीट क्या होता है? जो भी चीजें हैं मैं आपको लाइन बाय लाइन लिख के दिया हुआ हूं और उसको आप समझ लें। तो हीट इज दैट एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एज ए रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंस इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट जो है कभी भी क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के लिए आपको एक कंडीशन बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम रिजल्ट इन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इसी को हीट बोलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है? हीट को जूल होता है। ठीक है, एंड जनरली कैलोरी इज द यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ हीट। तो यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? हम लोग कैलोरी भी यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पार्ट 1 में मैं करा चुका हूँ ये ऐसा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, हीट समझ में आ गई क्या है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? एक थर्मल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, विच एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। कि अगर मान लिए कि टेम्परेचर मतलब वो उसका थर्मल स्टेट क्या है, कि किसी चीज का टेम्परेचर कितना है उससे डिपेंड करेगा कि जो फ्लो ऑफ हीट है उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आपका जो पीस ऑफ लॉग है, इस साइड में आप गर्म करना स्टार्ट कर दें तो इसका टेम्परेचर अगर बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो फिर क्या करना रहेगा? इधर से इधर जो है टेम्परेचर फ्लो करना चालू हो जाता है, क्योंकि इधर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्या होने लगा? हीट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमको इसलिए पता करना होता है कि उसका डायरेक्शन आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम सबस्टांस ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये आपको पता होगा। ठीक है, आई होप सबको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटर इज एन apparatus यूज टू मेजरिंग द टेम्परेचर। आपको कभी भी जो है टेम्परेचर मेजर करना होता है तो आप क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर बहुत ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि थर्मामीटर अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या रहता है? मरकरी रहता है, उसमें अल्कोहल भी रहता है। अलग अलग तरह के टेम्परेचर आते हैं। पायरोमीटर होता है जो हाई टेम्परेचर के लिए मेजर करते हैं। कुछ में रेडिएशन यूज होता है, बट हम लोग जो मेनली जो कॉमनली अपने घरों में देखते हैं उसमें मरकरी होता है। ठीक है, और कहीं कहीं के आपको अल्कोहल दिखेगा। और आजकल के डेट में जो क्या आता है, आजकल के डेट में हम लोग को आता है क्या? डिजिटल थर्मामीटर आता है। ठीक है, बट एग्जाम में आपको अल्कोहल और क्या बोलते हैं, अल्कोहल और आपका मरकरी यूज होता है। ठीक है, ये दोनों से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। टू मेजर द टेम्परेचर फॉलोइंग थर्मामीटर आर यूज। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अब उसके बारे में। सेल्सियस। सेल्सियस क्या हो गया? सेंटीग्रेड स्केल। ए स्केल टेम्परेचर इन विच 0 डिग्री रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि 0 डिग्री पे क्या होता है? मेल्ट करने लगता है। और 100 डिग्री पे क्या होता है? बॉइलिंग करने लगता है। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट का हो
गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे यूनिट कन्वर्जन पूछते हैं, कि जैसे आपको दे देगा सेंटीग्रेड में, आपको निकालने रहेंगे केल्विन में, आपको दे देगा सेंटीग्रेड में, आपको निकालने होंगे फ़ारेनहाइट स्केल में। 3 स्केल पे हम लोग जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। आप आगे पीवाईक्यू में देखिएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये तो आपको पता ही होगा, सेंटीग्रेड में सबको पता रहता है कि 0 डिग्री पे मेल्ट करने लगेगा और 100 डिग्री पे बॉईल करने लगेगा। अब आ जाते हैं केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल में क्या होता है, वही 273 ऐड कर देना है। जैसे अगर 0 डिग्री है तो उसमें 273 ऐड कर दूंगा मैं, 0 डिग्री और प्लस 273, तो आपको क्या आ जाएगा 273 केल्विन। इस पे क्या होता है, ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री और प्लस 273, तो यहाँ पे हो जाएगा 373। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि केल्विन दिया हुआ है या सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे 273 पे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया और 373 पे आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लेकिन इसका यूनिट क्या है केल्विन, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं। On this scale the melting point of ice is 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या करने लगता है, वो मेल्ट कर जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका 212 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको एक रिलेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि C/5 इक्वल टू F/32 डिवाइडेड बाई 9, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि जैसे ये क्या मैंने बोला, C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9, ये होता है सेंटीग्रेड और आपका फ़ारेनहाइट में रिलेशन। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं करवा के आज दिखाने वाला हूँ, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है यहाँ से, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मैटर। तो अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो कैसे कोई मैटर पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो समझ लेते हैं। बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड स्टार्ट कन्वर्ट इनटू गैसेस व्हाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर गैसियस फ्रॉम, ठीक है। अब आप ये सेंटेंस जब पढ़े होंगे तो जैसे अगर आप पानी उठा लें, ठीक है, पानी लिक्विड फॉर्म में हो गया, इसको जब आप गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर से अगर आपने हीट प्रोवाइड किया, क्या करने लगता है, पानी जो है बॉईल करने लगेगा और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ये आपको वेपर में बना जाएगा। अगर आप आइस क्यूब लेते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो आइस क्यूब मेल्ट करने लगेगा और एक पॉइंट इन टाइप के, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आएगा और फिर उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आई थिंक सबने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे, जैसे मैंने किसी पानी को फ्रिज में डाल दिया, क्या होगा, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है जो ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको मैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, क्या क्या हो गया, फ़ारेनहाइट वाला आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और एक केल्विन का, ठीक है। और एक आपका यूनिट ध्यान में रखना है। यहां से 3 जो है टेक अवे मैं बता रहा हूं, इसको नहीं भूलना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के समझते हैं। अब क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता होगा कि प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। जैसे सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कैसे, कि जैसे मान लिए कि आपने पानी का एक बर्फ का टुकड़ा लिया हुआ है, आप फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बाहर की टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मेल्ट होकर पानी बन जाता है, तो उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और आइस कब मेल्ट करने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। अब 3 चीज का आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स मोमबत्ती में जो देखते हैं वैक्स जो होता है वो कितना है 63 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, अगर आयरन को मेल्ट करना है तो 1535 डिग्री, लगभग 1550 डिग्री आपको टेम्परेचर देना होगा, तब जाके वो मेल्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड शोज द एक्सटेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल, ठीक है। अगर अब मैं बोलूं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि एक आयरन का टुकड़ा मैंने उठाया है, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए होंगे।
अब ये एटम आपस में इतने बंधे होते हैं, ठीक है, कि इनको हीट प्रोवाइड करिएगा ना, तो इनको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि एक दूसरे से पार्टिकल अलग हो जाए, ठीक है। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपस में होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कि उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर फास्टली बाय हीटिंग इज नोन एज बॉइलिंग, ठीक है। तो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट, आपने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया तो पानी क्या होता है, एक पॉइंट इन टाइम के बाद लिक्विड से वो गैस में बनने लगता है, ठीक है। तो इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द डिफरेंट लिक्विड है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि अल्कोहल इतना डिग्री पे बॉयल होगा, वाटर 100 डिग्री पे, और मरकरी 357 डिग्री पे, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि जब हम थर्मोमीटर यूज करते हैं तो या तो इसमें अल्कोहल यूज कर सकते हैं या मरकरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, मरकरी। क्यों? इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे मान लिए कि वाटर अगर यूज़ करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, कि आपको जो थर्मामीटर का लेंथ है ना बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि आप 4 मीटर का थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, तो उन दैट बी डिफिकल्ट टू यूज इट, ठीक है। और मैं 4 मीटर कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, हो सकता है 10 मीटर का रखना पड़े, तो दैट इज नॉट फिजिबल। लेकिन मरकरी का क्या होता है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो उसका हायर टेम्परेचर हो गया और हायर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और दूसरा हो गया हायर डेंसिटी। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। क्यों मरकरी यूज करते हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होता है, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, और दूसरा इसका होता है डेंसिटी बहुत ज़्यादा। डेंसिटी को हम लोग रो से रेफर करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, मैंने बता दिया। अब आ जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, कि फिजिकल कंडीशन होता है जहां पे गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेपोराइजेशन का उल्टा है, ठीक है। वेपोराइजेशन में लिक्विड जो है क्या हो रहे थे, लिक्विड वेपर में बन रहे थे। इसमें क्या हो गया, आपका जो वेपर था वही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लिए कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, तालाबों से इवोपोरेशन होता है, पानी उड़ के जाता है और ऊपर जाता है और बादल बन जाता है। तो बादल कैसे बनता है, ये जो इवोपोरेशन है वो क्या बन जाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट बन जाते हैं, और ये लिक्विड ड्रॉपलेट बन जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडेंसेशन। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, आपको बॉइलिंग बता दिया क्या होता है, कंडेंसेशन बता दिया, आपको मेल्टिंग बता दिया। तो ये सब जितने कॉन्सेप्ट है बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, फ्रीजिंग क्या होता है। देखिए, सुनने में आपको सब टॉपिक आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको डेटा ध्यान में रखना है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे मैंने ये बताया आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आप यही गलती करने वाले हैं, तो इनको अभी से ही सॉर्ट आउट करके रखें, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द फेज ऑफ ट्रांजिशन इन विच लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड। अब जैसे टेम्परेचर जैसे ही आप घटाते हैं तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही पहुंचा तो क्या हो जाता है, चीजें फ्रीज कर जाएंगी। अगर आपने देखा होगा कि फ्रिज में जाके कुछ सामान रख देंगे, आइस को रख देंगे, पानी को रख देंगे, तो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो फ्रिज उसको क्या बोलते हैं, यही प्रोसेस होता है कि लिक्विड जो है सॉलिड में बन जाता है। ऑन कूलिंग लिक्विड टेम्परेचर एट विच टर्न इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे होता है कि वो पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, फ्रीज कर जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आप आइस को निकालेंगे फ्रीजर से बाहर तो मेल्ट करना चालू हो जाएगा। तो बोथ आर सेम। अब आपको क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। और सेंटेंस को दूसरे ऑप्शन में उल्टा दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, मेल्ट करने लगता है, और ये जो आइस होता है मेल्ट करने लगता है, और पानी होता है जो फ्रीज करने लगता है। आपको यहां तक ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कॉन्सेप्ट यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, तो कोई भी लोड नहीं लेना है किसी को। अब आ जाते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है कि हीट रिक्वायर्ड टू टर्न द सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर इनटू लिक्विड इनटू वेपर विदाउट द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। अब जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे मैं एक बता देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपने एक ग्लास का पानी का बोतल लिया, आपने पानी का बोतल मतलब कि चलो कांच का ले लो या किसी भी और चीज़ का, मेटल का ले लो। अब क्या किया कि आपने यहाँ पे टेम्परेचर देना चालू किया, ठीक है, ये टेम्परेचर देना चालू किया। तो ये क्या होता है कि जब ये 100 डिग्री सेल्सियस, अभी मैंने क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तो ये पानी जो है बॉईल करने लगता है, ठीक है। इसी टेम्परेचर पे क्या होता है ना कि अब 100 डिग्री पे अभी मैंने क्या बोला कि वेपर में भी कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ये जो पानी बॉईल कर रहा है, और अब इसके बाद धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 100 डिग्री पे तो पानी हो गया, उसके बाद कुछ और एनर्जी लगता है जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद उसको वेपर में कन्वर्ट होता है। देखिए 100 डिग्री पे अपने गर्म कर दिया, 100 डिग्री पे ही वेपर बनना है, तो पानी गर्म होकर बॉईल करने लगा, उसके बाद जो एनर्जी आप देना पड़ रहा है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए सेम टेम्परेचर पे, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। पानी 100 डिग्री पे गर्म होने लगा, अब उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये वैल्यू कितना होता है, अगर आपको 1 ग्राम, अगर आपको टेम्पर सॉरी क्या बोलते हैं, 1 ग्राम सॉरी, अगर आपको 1 ग्राम अगर पानी को आपको वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना देना पड़ेगा कैलोरी, आपको 540 कैलोरी देना पड़ेगा, ठीक है, 1 ग्राम के लिए। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 ग्राम, सॉरी। तो 1 ग्राम को अगर आपको 100 डिग्री पे, तो आपने बॉइलिंग पॉइंट पे ले गया, उसके बाद आपको एडिशनल, ठीक है, 540 केल्विन एडिशनल देना पड़ेगा, तब जाके वो आपको होता है वेपर में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। यही चीज मैंने समझा दिया यहाँ पे। अब आपको केजी में होगा तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं सिंपल, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा 540 दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं पढ़ देता हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अब मैं एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना एक एक कॉन्सेप्ट मेंशन है। रिक्वायर्ड द एनर्जी कन्वर्टिंग फॉर लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बता दिया। द वैल्यू ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज कितना, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर के जी। आपको हो सकता है कि एग्जाम में दे दे, इसमें यूनिट में दे दे, तो इसको क्या बोलेंगे आप, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और अगर आपको इसमें दे देता है तो कितना होगा, 540, दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। By experiment, it has been observed that the burning from the steam is more, क्या दिया हुआ है, अनइंड्यूरेबल, ठीक है, एंड पेनफुल देन बर्निंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर ऑल्दो दे आर एट द सेम टेम्परेचर। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपका 100 डिग्री पानी पे जब हाथ जल जाएगा ना, उतनी हाथ में पेन नहीं होगा जितना कि आपको स्टीम से गर्म हो जाएगा, क्योंकि स्टीम का भी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और बॉइलिंग वाटर का भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। बट आपको स्टीम से, पानी से क्यों जलता है, स्टीम से क्यों आपको ज़्यादा जलन महसूस होती है, उसका रीजन ये होता है कि जब स्टीम से जलता है तो यहाँ पे आपको उसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, जो आपने यहाँ पे बीपी के बाद उसको एडिशनल 540 कैलोरी मिल रहा है पर ग्राम, तो उसके कारण क्या होता है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आपको ज़्यादा बर्न करता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने इसको नोट करा दिया। ये आपको कॉन्सेप्ट, मैं इससे प्रॉब्लम भी करा दूंगा कोई, ठीक है। स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट ऑफ कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, सो द स्किन इट फॉर्म आफ्टर द कंडेंसेशन इट रिलीजेज इतना केजी जूल पर केजी मोर देन द बॉइलिंग वाटर ड्यू टू इमिटिंग मोर हीट द स्टीम, ठीक है। जो मैंने समझाया वो इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोल रहा है कि अनइंड्यूरेबल पेन होता है, कि आपको स्टीम से कभी जल जाएगा ना तो आप एकदम से पागल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको टेम्परेचर होता है, उसके साथ जो एडिशनल एनर्जी उसमें होता है 540 कैलोरी का पर ग्राम का, वो आपको ज्यादा बर्न महसूस करता है, ठीक है।
तीन कॉन्सेप्ट और है, सब्लिमेशन, इवोपोरेशन और कूलिंग बाय इवोपोरेशन। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, आपको बताया गया है एनसीईआरटी की सीरीज में। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑन हीटिंग व्हेन द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली वेपर फ्रॉम कूलिंग द कूलिंग वेपर चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। सब्लिमेशन में क्या होता है ना कि सॉलिड से वो डायरेक्ट आपको गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल जैसे नेप्थलीन होता है, कैम्फर होता है, कैम्फर मतलब कपूर, आयोडीन हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, सब ये सभी एग्जांपल है। कैसे? आप कपूर एक लीजिए, कैम्फर, और उसको जब जलाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं सॉलिड है, डायरेक्ट आपको वेपर में मिलेगा, वहां पे कोई वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। अब कूलिंग बाय इवेपोरेशन क्या होता है? A liquid filled in the pot when evaporates relieve a latent heat of evaporation and the pot becomes cool। ठीक है। तो अब अगर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जैसे आप एक पॉट ले लीजिए, उसमें पानी को भर दीजिए। अब क्या होता है वहां पे कि एक जो लेटेंट हीट, अब वो क्या होता है ना कि वहां से इवोपोरेशन चालू होता है। ठीक है। तो वहां से जो ही बेसिकली जो हीट रहता है उसको वहां से रेडिएट कर रहा है, वहां से जो है क्या हो रहा है, बाहर छोड़ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जो सिस्टम के अंदर में एनर्जी है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, पॉट बिकम्स कूल। ठीक है। आपको समझ में आया कि जैसे आपने मटका देखा होगा, मटका में क्या होता है, वही इवोपोरेशन चल रहा होता है। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब वो पानी से गर्म हवा, गर्मी जो है वहां से जो निकल रहा है, हीट जो है बाहर निकल रहा है इवोपोरेट हो, क्यों इवरेशन पोरेशन है तो जो गर्मी अंदर में है वो क्या बाहर इवोपोरेट होके उसको खर्च हो रहा है। तो अंदर में जो क्या होता है, अब वो ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो कूलिंग इफेक्ट, जैसे आपको कभी पसीना आ रहा है, ठीक है, आपने खेल उल कूद के आया, पसीना आ गया बहुत ज्यादा, आप फैन ऑन कर लिए, फैन ऑन करने के बाद आपको ठंडी महसूस होता है। क्यों? रीजन बीइंग कि आपके जो ये चेहरा पे जो पसीना लगा हुआ है वो इवोपोरेट करना चालू हो जाता है। इवोपोरेट होगा तो क्या होगा, वो टेम्परेचर वहां से लेकर जाएगा। ठीक है। और टेम्परेचर जब कम होने लगेगा तो आपको ठंडी महसूस होता है। तो आपने ये महसूस किया होगा कभी खेल कूद के आए होंगे तो। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अर्थ पिक्चर, एक घड़ा का भी मैंने समझा दिया एग्जाम्पल। क्यों? हैज मेनी माइन्यूट पोर, उसमें आप देखिएगा ना बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं। एंड तो उसके कारण क्या होता है, वाटर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द पोर एंड इवोपोरेट, तो वहां पे भी इवोपोरेशन चालू होता है। ठीक है। तो ये तीनों क्वांटिटी आपको दे देगा क्वेश्चन में कि अर्थ पीचर जो है ठंडा हो जाता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है ठंडा हो जाता है। क्यों? सब्लिमेशन, कूलिंग बाय इवोपोरेशन, इवोपोरेशन, तो क्या होता है, कूलिंग बाय इवोपोरेशन। ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, कूलिंग बाय इवोपोरेशन। आगे बढ़ते हैं हम इवोपोरेशन को समझते हैं। इवोपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही। ठीक है। आपने देखा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वो क्या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम इवोपोरेशन। ठीक है। इट अकर ड्यू टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपने कभी देखा होगा कि आप कपड़ा डालते हैं, कपड़ा सूख जाता है। ठीक है। कपड़ा जैसे मैंने डाला, जैसे कपड़ा आपने धो के और डाल दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है कि पानी बॉईल होके जा रहा है, नहीं। वहां पे क्या होता है, इवोपोरेशन होता है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। पॉन्ड में आप क्या देखते हैं, इवोपोरेशन होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज इनहांसेस द रेट ऑफ इवोपोरेशन, उसके कारण क्या होता है, रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है। मैक्सिमम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब आप बोलेंगे कि ये रेट ऑफ इवोपोरेशन तो कम टेम्परेचर पे ही स्टार्ट हो गया, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। रेट ऑफ इवोपोरेशन इज मैक्सिमम एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। आपको देखने में आसान लग रहे होंगे, आपको ये स्टेटमेंट बना के दे देगा और बहुत लोग यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ लो ह्यूमिडिटी इन द एयर द इवोपोरेशन रेट इज हाई एंड वाटर इवोपोरेट वेरी सुन व्हाइल द ह्यूमिडिटी इन द एयर रिजल्ट द लो इवोपोरेशन। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। अगर आपने कपड़ा जो है धूप में जाके यहाँ पे डाल दिया, धूप नहीं है और आपने डाल दिया, आप देखते होंगे कि कब जब बारिश का मौसम होता है ना तो आपका कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। क्यों? इवोपोरेशन तो होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है ना उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर के कंटेंट होते हैं, ह्यूमिडिटी होता है। क्या होगा, अब वो ह्यूमिडिटी है तो वहां पे जो अब खुद से हवा में पानी की मात्रा है, तो अब इवोपोरेशन तो वहां हो नहीं रहा है, तो उसके कारण से आपके कपड़े जो है नहीं सूखते हैं। ठीक है।
अब उसका क्या होता है, लो ह्यूमिडिटी। अगर आपकी हवा में पानी आर्द्रता, पानी का जो मात्रा है वो कम हो, तब क्या होगा, वहां पे आपका इवोपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कभी गर्मी के दिन में आप कपड़ा डालेंगे तुरंत सूख जाता है, क्यों? क्योंकि हवा मॉइस्चर है नहीं। तो क्या होगा, तो इवोपोरेशन बहुत ही तेजी से होने लगता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवोपोरेशन बढ़ जाता है। या आपका हवा का स्पीड बहुत ज्यादा है तो वहां पे भी इवोपोरेशन बढ़ जाता है, क्यों? अगर आप मान लें कि पानी में, हाँ, जो जैसे मान ली कि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है भी, तो क्या होता है, हवा तेज चल रहा है ना, तो ह्यूमिडिटी को बहा के बाहर लेकर चला जाएगा, तो ये कपड़ा जिसके कारण जल्दी सीख हो जाता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बताए और यहाँ पे सब मेंशन है, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट है, मैंने ये कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ तक समझा दिया है, ठीक है। उसी को जो जो मैं बताया हूँ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। स्वेटिंग प्रोसेस को मैंने समझा दिया, ठीक है। सिंथेटिक क्लोथ जो होता है, क्या होता है, अनेबल टू एब्जॉर्ब द वाटर इन एक्सेस क्वांटिटी, सो दीज आर अनेबल टू प्रोवाइड द कूल। आपने देखा होगा कि आप सूती कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, आपको जल्दी ठंडक महसूस होती है, क्यों? क्यों? वहां पे क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो आपको ठंडी महसूस होती है। अब जैसे आप पॉलिस्टर का कपड़ा पहने हैं, वो क्या होगा, पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा, पसीना को ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो आपको ठंडक महसूस नहीं होती है। तो आपको बहुत लोग ने बताया भी होगा कि गर्मी के दिन में क्या पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है। फैन इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ द स्वीट, सो वी फील द कोल्ड, ये भी मैंने बता दिया आपको। डेजर्ट रूम कूलर, ठीक है, द कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इवोपोरेशन ऑफ वाटर, इट कूल्स मोर इन हॉट एंड ड्राई डेज, बिकॉज इन हॉट डेज हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपोरेशन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। आज आपको कंप्लीट इसका प्रॉब्लम कराऊंगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन एज इट पासेज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये बोल रहा है कि जब दो ट्रॉपिक लेवल के बीच में जैसे ही हम ऊपर नीचे होते हैं तो एनर्जी क्या होता है, वहां पे ट्रांसफर होता है और बहुत सारे एनर्जी लॉस होते हैं, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा कि जैसे ग्रास हो गया, ठीक है, ग्रास हो गया, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर खाता है ना। ग्रास हॉपर, पता नहीं क्या इसको फिटिंग बोलते हैं या कुछ इस टाइप का बोलते हैं, ठीक है। तो एक ग्रास हॉपर हो गया, अब इसको खाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 10% एक एनर्जी लेवल होता है, कि हर जगह 10% एनर्जी लॉस होता है, कि टोटल जितने ग्रास में एनर्जी थे, अब ग्रास हॉपर ने खाए तो कितने एनर्जी ट्रांसफर हुए, 10% ट्रांसफर हुए, बाकी 90% लॉस हो जाता है, ठीक है। अब ग्रास हॉपर था, ऊपर में इसको कौन खा लिया, स्नेक्स ने खा लिया, तो इसमें भी यहाँ पे भी 10% एनर्जी लॉस होता है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो एक 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसी को एक जो क्या होता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पे आपको क्या होता है कि एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, ठीक है ना, कि आपका जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या होता है, डिग्रेड होता है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या होगा, आपको समय के साथ पहले क्या होगा कि ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाता है। तो ये अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा दूं, देखिए क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करूं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, बट फिर भी एक आइडिया दे देता हूं जिनको आइडिया है इन चीज़ों से। जैसे देखिए कि आपको क्या होता है ना कि जब यूनिवर्स बना था, ठीक है ना, जब बिग बैंग से पहले, सो इट वाज हाईली ऑर्डर्ड थिंग, ठीक है ना। तो ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर हम लोग जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा अगर फिजिक्स को लेकर के आप पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जा रहे हैं। आपका इंट्रोपी बढ़ते जा रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंट्रोपी टॉपिक है तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो आपका जो इंट्रोपी है बढ़ते जा रहा है, मतलब ऐसे समझिए कि डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है, कि यूनिवर्स क्या हो रहा है कि एक्सपैंड करते जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका एनर्जी की क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज करते जाती है, ठीक है। सेम यहाँ आपका ट्रॉपिक लेवल पे भी मिलता है, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है कि ग्रास पहले खाया, ग्रास को
ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फिर से स्नेक्स ने खाया, और स्नेक्स को अगर गिद्ध खा लिया वो हो गया। तो आपका जो एनर्जी कितना होता है लॉस करते जाता है। और एनर्जी लॉस के सिस्टम आपको कहाँ पे मेंशन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछा जाता है। देखिए आपको क्या होता है ना कि आपको ऐसा तो नहीं कि इंजीनियरिंग लेवल अब सवाल पूछेगा, यही छोटा छोटा आपको पूछ देगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको ध्यान में रखना है। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आपको ऑलरेडी बता चुकी जो जाया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो साइंस की एनसीईआरटी सीरीज लगाए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना है। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जहां पे एनर्जी क्या होता है लॉस होते जाता है। कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है, 10% एनर्जी। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट पॉइंट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में स्टे टुगेदर, कि आपको एक स्टेट बताना है कि जिस पॉइंट पे यहाँ पे सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और आपका गैस भी हो, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक फेज में एग्जिस्ट करे, कौन से टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। इसका मैं एक थोड़ा बता देता हूँ कि आपको कभी पूछ देगा एक ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, कि कितने टेम्परेचर पे होता है, तो बहुत लोग 0 डिग्री मार देंगे, लेकिन नहीं होता है 0 डिग्री पे। कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस पे होता है, आपको ध्यान में रखना है। और केल्विन में कितना होता है, 273.16 केल्विन पे होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में बता दूं तो कितना होता है, 32.018, ठीक है। तो ये आपको तीनों टेम्परेचर के जो स्केल है उस पर ट्रिपल पॉइंट बताया। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जिसपे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों एक टाइम में एग्जिस्ट करे, उसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। और ये आपके डेटा कहीं हो सक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 0.01 डिग्री सेल्सियस से पूछ देगा, या आपको ये पूछ सकता है। सबसे ज्यादा ये पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, ठीक है। अब कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, बहुत लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लिए कि आप मेटल का स्ट्रिप उठाए, एक मेटल का लोहा का टुकड़ा उठा लीजिए और यहाँ पे गर्म करिए। यहाँ पे जब आप गर्म करना, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है इधर पे टेम्परेचर ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेंगे ना। ये अगर लोहा का टुकड़ा है तो पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्या मूव कर रहा है, कैसे गर्म हो रहा है, तो एक दूसरे में वाइब्रेशन होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ये टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में चीजें ट्रांसफर हो रही है, तो ये हो गया कंडक्शन। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको कंडक्शन समझ में आ गया। कंडक्शन क्या होता है कि सॉलिड के मेटल ले लिए तो आपस में क्या हो गया, ए पार्टिकल यहाँ से, देखिए आप, क्या होता है कि पार्टिकल आपस में वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट करने से क्या होता है कि ये जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि टेम्परेचर को हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं किसमें, कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, कि जितना मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगा उतना आपका टेम्परेचर होगा। ये आगे अब कोई जो कुछ आएंगे क्वेश्चन उसमें कराऊंगा। बहुत लोग इसमें आइडिया नहीं होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से कैसे डिफाइन होता है, क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कंडक्शन आपको समझ में आ गया कि ये जो पार्टिकल है कांटेक्ट में टेम्परेचर को ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको कंडक्शन बोल दिए। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन ये होता है कि पार्टिकल मूव करना स्टार्ट हो। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एक जैसे पॉट है, ठीक है। तो पॉट में आपको पानी दिया हुआ है, ठीक है, पानी दिया हुआ है। अब ये पानी को आप नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दें तो क्या होता है कि ये पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब गर्म करने पे कोई भी चीज का डेंसिटी क्या हो जाता है, हल्का हो जाएगा। अब किसी चीज का डेंसिटी जो सॉरी डेंसिटी कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आना चाहेगा, ठीक है। और जो डेंसिटी जिसके भारी है वो नीचे आना चाहेगा। तो क्या होता है, ये पार्टिकल का मूवमेंट होने लगता है, इसी को तो हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट को आप समझ के रखें तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। देखिए एक तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में कोई वहां पे जो क्या होता है कि
मीडियम का जरूरी नहीं, इसमें आपको मीडियम का जरूरी है, डायरेक्ट मीडियम का जरूरी है, यहाँ पे भी मीडियम का जरूरी है। अगर वैक्यूम होगा, वैक्यूम में भी अगर टेम्परेचर ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में लिख दूं, रेडिएशन, रेडिएशन हो गया नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम। देखिए, मैं मेरा पॉइंट यहाँ कराने का ये है कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीख लें, डायरेक्ट आंसर बताना यहाँ पे मकसद नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक रेंज पता चल जाएगा कि किस रेंज पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको एक मैं इंटायर एम्बिट जो है दे रहा हूँ, उससे आप अपने खुद के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अब आपको मैंने रेडिएशन बता दिया, कंडक्शन बता दिया और कन्वेक्शन बता दिया, ठीक है। अब आप यहां से खुद आंसर दें कि क्या होता है कि हीट बाई कन्वेक्शन टेक्स प्लेस कहां पे होगा, गैसेस एंड लिक्विड, ठीक है ना, गैसेस एंड लिक्विड में ही होगा ना। गैसेस लिक्विड में क्या होगा कि पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो कन्वेक्शन मैंने वही तो बोला, ठीक है। रेडिएशन में तो मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं हो, डायरेक्ट अब ट्रांसफर होगा। अब जो सन से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो रेडिएट करती है, ठीक है। तो रेडिएशन आपको मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए लिक्विड रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन ए थर्मोफ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाई, ठीक है, इसका आंसर करें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए लिक्विड जो, अगर आप थर्मोफ्लेक्स, अगर आप थर्मोफ्लेक्स, आप लोगों को पता होगा कि कोई एक जो आपने रखता है ना कि हॉट पॉट जैसे रहता है, आपका पानी गर्म रखने का, चाय रखने गर्म रखने की जो केटली होती है वो थर्मोफ्लेक्स की बनी होती है, ठीक है। हो सकता है ये भी पूछ दे, तो आपको ध्यान में किस चीज़ की बनी, थर्मोफ्लेक्स। उसमें क्या होता है ना कि अब उसमें कोई भी, उसमें ट्रांस जो कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, कुछ नहीं होता है। क्यों? अब जैसे मान लिए कि आपने थर्मोफ्लेक्स में पानी को रख दिया, गर्म पानी रख दिया, अब जो है हीट ना ट्रांसफर होगी और ना इधर से इधर आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो जिसका ये टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। तो इसी को तो क्या बोलते हैं, थर्मोफ्लेक्स। तो इसको क्या होता है, ये पूरा आइसोलेटेड होता है, तो जिसके कारण से इसके हीट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। हीट जो है कांस्टेंट रहते हैं, ना बाहर से अंदर और ना अंदर से बाहर। तो आपको क्या पूछ रहा है कि देर इज नो लॉस और गेन बाय हीट बाय, किसी भी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन किसी के थ्रू नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बोथ एंड बी आंसर होगा, ठीक। बहुत लोग को ये सवाल होता है कि तो थर्मोफ्लेक्स में 4 दिन बाद ठंडा क्यों हो जाता है जब हीट का ट्रांसफर नहीं, देखिए माइन्यूटली होते रहता है, ठीक है। कोई भी चीज आपको जीवन में एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा, आइडियल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइडियली हम लोग एज्यूम करते हैं कि ट्रांसफर नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा होते रहता है। तो आपको 2 दिन में, 1 दिन में आपको इफेक्ट दिखता है, बट आपको 2, 4, 6 घंटे तक कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। आई होप सबको इतना अंडरस्टैंडिंग बना होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्टीम एट 100 डिग्री कॉजेज मोर सिवियर बर्न दैन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज, अभी मैंने ये क्वेश्चन को कराया हूँ, ठीक है। क्या? क्योंकि स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट, स्टीम इज हाईली कंबस्टेबल, नो लॉजिक देयर, ये भी नहीं, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा, स्टीम इज ए गैस, तो इससे क्या होगा, स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट। मैंने क्या बताया था कि पानी है, 100 डिग्री पे आपने गर्म कर दिया तो बॉईल होने लगा, बॉईल होने के बाद अब बॉईल है 100 डिग्री पे, और यहाँ पे जैसे मैं ये बोलूँ कि 100 डिग्री पे वाटर है और 100 डिग्री पे ये क्या है, वेपर है, वेपर, या आप इसको स्टीम बोल दें, दोनों 100 डिग्री पे है। तो कौन ज्यादा बर्न करेगा, तो ये आपका मोर सीवियर बर्न करेगा, सीवियर बर्न। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पर तो जो आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ये बढ़ गया, उसके बाद अब इसको जो क्या होता है कि हर 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी उसको देना पड़ेगा आपको, ताकि ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो इतना एनर्जी आप पर ग्राम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास ज्यादा एनर्जी है बर्न करने के लिए आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बताया हूँ, क्लास में जब इनिशियल डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। द हैंड बर्न मोर बाई स्टीम कंपेरेटिवली टू बॉइलिंग वाटर बिकॉज, क्यों?
कि स्टीम हैज लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट बताया था। लेटेंट हीट क्या होता है कि जैसे पानी गर्म हो गया 100 डिग्री पे, उसके बाद उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो 540 ग्राम कैलोरी पर ग्राम दिया जाता है, उसी को तो लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं भी तो कम से कम 20 बार अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। Heat required in calorie to convert 1 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस। जो अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे अगर पानी आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वाटर, तो आपको पूछ रहा है कि द हीट रिक्वायर कैलोरी टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वाटर नहीं है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आइस। आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, आपको इसको करना है स्टीम में। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और उसके बाद इसको आपको स्टीम में कन्वर्ट कर देना। कैसे करेंगे, आइस है तो आइस को मेल्ट करेंगे। तो आइस को सबसे पहले आप मेल्ट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस में भी है और 0 डिग्री पे पानी में भी बन जाता है, क्योंकि 0 डिग्री तो मेल्टिंग पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट जो आपको देना पड़ेगा किस चीज के लिए, यहाँ पे आपको आइस को किसमें, पानी में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको देना पड़ता है 80 कैलोरी का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आइस टू वाटर अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये आप कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम देखिए, ये आपको प्रॉब्लम बनाने का यही सब छोटे छोटे फायदे होते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ देगा तो आप डायरेक्ट आंसर करके आ जाएंगे। तो रेंज यही, आप जब कभी भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं ना, इसीलिए सब लोग रेकमेंड करते हैं कि पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। अब आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको आई से वाटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो गया, 80 कैलोरी। अब आपको 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको लेकर जाना है। तो क्या हर टेम्परेचर के लिए आपको 1 कैलोरी देना पड़ेगा। तो यह क्या होता है कि 0 से 1 अगर आप जा रहे हैं, 0 डिग्री to 1 डिग्री, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1 कैलोरी देना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि 0 से 1 जाने के लिए 1 कैलोरी है, तो 0 से 100 जाने के लिए कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा 100 कैलोरी। ठीक है, तो ये मैं 100 कैलोरी एक्स्ट्रा लिख दिया। अब उसके बाद ये क्या बन चुका है, आइस से अभी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी अब बॉईल कर रहा है। उसके बाद अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, गैस में, ये वेपर में। तो अब इसके लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 540 कैलोरी पर ग्राम। कि आपको जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर को अगर आपको स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 540 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये मैं 540 एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये तीनों को सम कर देंगे तो टोटल कितने कैलोरी देने पड़ेंगे, तो यहाँ तीनों को सम करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 720 कैलोरी। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जो जो कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग ये सब छोटे छोटे टॉपिक को छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पूछ रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर आर रीडिंग ऑफ द सेंटीग्रेड एंड द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर द सेम, कि दोनों सेम है, कि फ़ारेनहाइट में भी सेम है और आपको सेल्सियस में भी सेम है। तो कन्वर्ट करने का सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो अभी मैंने क्या बोला था, C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है कि सेंटीग्रेड इक्वल C/5 इक्वल टू F/32/9। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट सेम। तो बोल रहा है कि सी और एफ दोनों है सेम है, मतलब बराबर है। तो आप एफ के जगह सी लिख दे, सी के जगह एफ लिख दे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C/5 दोनों को कन्वर्ट कर देता हूँ। एफ के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C -32/9। आप सॉल्व करके देख ले कितना सेल्सियस में आएगा, 9C
इक्वल टू 5c माइनस 32 × 5। ठीक है, अब ये मैं 5 को इधर लाऊंगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 9 से 5 जाएगा तो 4c इक्वल टू माइनस 32 × 5। ठीक है, 4 से 8 बार में कट गया, तो आपका c का वैल्यू कितना रहा, -40 डिग्री। तो सेंटीग्रेड में आपकी टेम्परेचर कितने होना चाहिए, -40 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आपको में यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है कि रीडिंग ऑफ द सेंटीग्रेड एंड देन द सेम एट व्हाट टेम्परेचर, तो किस टेम्परेचर पे, -40 डिग्री पे। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कैसे किया, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे स्टार दे रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट डिग्री ऑफ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर सेम, ये क्वेश्चन सेम बहुत बार रिपीट किया गया है, तो इसका आंसर अभी मैंने कराया, डी होगा। एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कोइंसाइड, तो किस टेम्परेचर पे होता है, -40 डिग्री पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा चुका है, अलग अलग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है उसको। एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल द सेंटीग्रेड, अभी पिछला क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों सेम पूछा हुआ था। अगर आप जैसे पीवाईक्यू पहले लगाए हुए हैं, अगर आपको यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ जो है फ़ारेनहाइट है वो डबल किसका है, सेंटीग्रेड का है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 2c, यही दिया हुआ है ना कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ द सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो सेंटीग्रेड का डबल है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला क्या होता है दोनों को कन्वर्ट करने का, c/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ इक्वल टू, यहाँ एफ के जगह आप 2c लिख दें, तो c/5 इक्वल टू 2c माइनस 32/9। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अब यहाँ पे 9c हो गया, 5 से 2 बार में गुना होगा तो कितना होगा, 10c, और यहाँ पे 32 × 5। ठीक है, अब ए सी को इधर लेकर जाएं तो क्या बनेगा, -c इक्वल टू 32 × 5। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना निकल के आएगा, आप गुना कर ले, आपको निकल के आ रहा है कितना, 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको क्या रहा है, 160 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आंसर हो गया। जब डबल होगा तो कितना होगा, 160 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको दोनों बराबर है तो कितना है, पीछे क्वेश्चन में -40 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं करना, मैं रटने का तो सवाल ही नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। मैंने बोला था ये स्टार पॉइंटेड से फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी इंसान का जो टेम्परेचर होता है कितना डिग्री होता है, अगर आप सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है, सेल्सियस में इसकी टेम्परेचर होती है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितनी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस होती है, आपको ध्यान में रखना है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला, सी के जगह आप 37 लिख दें और मल्टीप्लाई करके आप देख लें। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ डायरेक्ट निकाल के बता ही देता हूँ। सी का वैल्यू कितना बोल रहा है, 37, तो सी का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया 37, तो 37 × 9/5 इक्वल टू एफ माइनस 32, तो इधर 32 चला जाएगा तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 प्लस 37 × 9/5, यही तो होता है ना, सिंपल सा है। आप इसको ऐड करके देख ले, जो आएगा वैल्यू वो आपको फ़ारेनहाइट में आंसर निकल गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98 डिग्री, अब आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। आपको पता होगा ना कि अभी आपको जो ये वैल्यू दिया हुआ था, आप ये कैलकुलेट करके देखें कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो आपको कितना आएगा, 98.5। आपको, आपने सुना होगा ना कि एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हमेशा लोग फ़ारेनहाइट में बताते हैं कि 98 डिग्री होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग को पता होता है कि 98 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, बट एग्जाम में क्या है, 98 डिग्री 98.4 है, तो ये आपको किस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। अभी आपको मैंने क्या बोला, 37 डिग्री आपको क्या होता है, सेल्सियस में होता है, तो 37 डिग्री किससे क्लोज होता है, 36.89 से। एक्चुअली होता है 36.89, बट हम लोग राउंड अप करके 37 दिमाग में रखते हैं। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल कितना, अभी मैंने बताया 37 डिग्री। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 36.9। ठीक है, तो कहीं पे आपको 36.89 मिलेगा, कहीं पे 36.9, तो कि ये आपको वैरी करते हुए मिलेगा, कहीं 37 मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 37, जो क्लोज होगा 37 से उसका आंसर मार देंगे। देखिए आपको बीपीएससी ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कितना है, 36.9 है। यहाँ पे उत्तराखंड में पूछा हुआ था तो कब है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यू नेवर नो कि क्या ऑप्शन होने वाला है, बट आपको 37 ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर को आपको ऑप्शन को ऑप्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द टेम्परेचर डज नॉट हैव द निगेटिव वैल्यू, किसमें निगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू आपको केल्विन में नहीं मिलेगा। अभी आपने अगर देखा होगा कि जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जब मैंने बोला था कि बराबर होता है तो कितना हो जाता है टेम्परेचर, -40 डिग्री होता है। इसका मतलब कि माइनस तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है, और माइनस में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये है। अब आपको केल्विन भी माइनस में, अब या सॉरी, केल्विन आपको क्या होता है, माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता है, उसमें क्या होता है, जीरो से बड़ा होगा कभी भी। केल्विन में कोई भी टेम्परेचर निगेटिव नहीं है, डज नॉट हैव एनी निगेटिव वैल्यू। तो आपको यहाँ से आंसर क्या होना चाहिए, केल्विन होना चाहिए। केल्विन में निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेल्सियस स्केल। अब बोल रहा है कि 200 अगर फ़ारेनहाइट में है तो आप बताइए मुझे कि सेल्सियस में कितना होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला C/5 अब तक याद हो गया होगा। C/5 A-32 डिवाइडेड बाई 9। फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है, 200, तो पुट कर दे वैल्यू को, 200 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, और 5 नीचे है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर ले, तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 68 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा कितना है, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देना है। कैसे, 200 से 32 घटा 168 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका वैल्यू आ रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे आंसर करने होंगे और ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्ट फार्मूला हो गया, तो फार्मूला अभी मैंने क्या बोला था, C/5, मैंने आपको बताया था, आपको याद में रखने के लिए C/5 F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो आपको पूछ रहा है किसने, एफ के टर्म में पूछ रहा है, तो आप क्या कर लें, तो 9C/5 और प्लस इधर से 32, यही तो एफ बराबर पूछ रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्यों, क्या ये सेम फॉर्मूला जो मैंने बताया था दूसरे तरह से दिया हुआ है। तो आप देख लें कि क्या यहाँ पे होगा, 32 ऐड हुआ है किसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सिंपल से सवाल होते हैं जो आपको बताने होते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हैव रिलेशन, ठीक है, सिंपल सा सवाल था, आपको यहाँ पे इसमें भी आंसर दिया ही हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, ये बहुत ही इजी सवाल था। अब बोल रहे हैं कि इन ए कोल्ड कंट्री द अल्कोहल इज प्रिफर्ड टू मरकरी एज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड। अब उसको क्यों वहां पे यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल हैज लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, बहुत क्या होता है, अल्कोहल हैज लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, कि वो उसको अगर फ्रीज करना है तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे वो जाके फ्रीज होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री हुआ और फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो जो ठंडे प्रदेश में हो गया, जैसे यूरोप वगैरह में जाएंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रचलन क्या है, अल्कोहल को यूज करते हैं। क्यों, कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है। फ्रीजिंग पॉइंट लो होने से फायदा है। ठीक है, अभी इंडिया में फ्रीजिंग पॉइंट से तो कोई बहुत ज्यादा है कि ठंडा प्रदेश तो है नहीं, तो वहां पे क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर लो है, जैसे वहां पे अगर एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपने बना लिया यहाँ पे कोई मटेरियल का, ठीक है, वहां इतना ठंडा है कि मटेरियल ही फ्रीज कर जाए। ठीक है, जैसे मान ली कि
कोई दूसरा भी जैसे मरकरी डाले और मरकरी फ्रीज कर गया, तो मैं क्या बोलूंगा, तब तो ये मूवमेंट ही नहीं करेगा, तो आपको टेम्परेचर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ अल्कोहल यूज करते हैं, तो अल्कोहल का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, तो उसके कारण क्या होता है, आप इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन में हम लोग क्या यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है ना कि थर्मोडायनेमिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर ये अपना लोएस्ट टेम्परेचर पे हो गया, देखिए टेम्परेचर होता है बेसिकली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल है ना, अगर अपने सबसे स्लोएस्ट मोशन पे आ जाए कि अब पार्टिकल आपस में बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको इस कंडीशन पे क्या क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आ जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो गया, कि कोई भी पार्टिकल, अब जैसे जैसे इसको हीट करने लगेंगे तो पार्टिकल में रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाता है, पार्टिकल इधर उधर भागना चालू कर देता है, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। वैसे ही अगर पार्टिकल का मूवमेंट धीरे धीरे कम हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाता है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो गया, मतलब इसके नीचे अब ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, थर्मो थ्योरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। अब पूछेंगे कि प्रैक्टिकली जीवन में ऐसा हो सकता है कि एकदम ऐसा टेम्परेचर है जहां पे पार्टिकल का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो, नहीं होता है, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, बट थियोरेटिकली या वी अज्यूम दैट एंड वी सॉल्व बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ड्यूरिंग द हीटिंग, अगर मान लिए कि आप एक मेटल का टुकड़ा उठा लें और उसको आप हीट कर दें, तो क्या हो जाता है, जैसे मैं अगर बोलूं कि मेटल का टुकड़ा उठाया, इसको हीट किया, तो आप देखते होंगे ना कि वो मेटल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, जितना अगर उसका लेंथ तेल था तो वो बड़ा हो जाएगा। अब वो बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी कमेगा। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास तो सेम है, जो इसका मास है, मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम जैसे पहले ये एरिया कर रहा था, अब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, तो क्या हो जाता है, डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो ये अगर v का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो ओवरऑल डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप देख ले ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल की डेंसिटी डिक्रीज करने लगती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द आइस मेल्ट देन, अब आइस अगर मेल्ट करता है तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। व्हेन आइस मेल्ट देन क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। बिल्कुल सही सा आंसर है इसका। क्यों, अगर आपने एक पानी का बोतल लिया और उसको फ्रिज में पूरा ऊपर तक लबालब भर के और उसको फ्रिज में रख दे, आप जब फ्रिज में उसको फ्रीजर में रख दे, 5-6 घंटा बाद जाकर आप अगर देखेंगे, तो आपका क्या होगा कि बोतल टूट चुका होगा, वो आइस जम के बोतल टूट चुका होगा। किससा क्यों होता है, क्योंकि आपका आइस का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा। आप अगर वाटर का क्या होता है, कम होता है, कितना कम होता है, तो 10% कम होता है, और इससे एक रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 10% ज्यादा होता है इसका। तो आपको क्या बोला जाता है हमेशा, कि पानी को फ्रिज में रखें तो उसमें थोड़ा कम पानी रख, थोड़ा पानी जो है खाली छोड़ दें। ठीक है, कि उसका जब पानी आइस बनेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बॉटल को तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू, थर्मोस्टेट क्या होता है बेसिकली, थर्मोस्टेट बोलते हैं टेम्परेचर। ये किस चीज से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो थर्मोस्टेट क्या होता है, एक बेसिकली एक डिवाइस होता है, और डिवाइस किस चीज के लिए यूज करते हैं, थर्मोस्टेट क्या होगा, एक डिवाइस क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करना मतलब या तो टेम्परेचर को बढ़ाएगा या टेम्परेचर को घटाएगा, ये हो सकता है, या टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकता है। तो थर्मोस्टेट क्या हो गया, एक इट इज बेसिकली ए डिवाइस विच मेंटेन ए डिजायर्ड टेम्परेचर बाय सेंसिंग ऑटोमेटिकली है। जैसे ऐसा नहीं है, कहीं पे अगर डिवाइस लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां के टेम्परेचर को रेगुलेट करने को लेकर के डील करता है। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
थर्मोस्टेट इन ए डिवाइस वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अभी मैंने बोला क्या करता है, ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम लगा होता है जिससे ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। थर्मोस्टेट इज एन मीन ऑफ कीपिंग स्टेबल, तो ये किस चीज को स्टेबल रखता है, तो टेम्परेचर को। अभी मैंने बोला कि थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन को एग्जाम में देखने को मिला है। थर्मोस्टेट इज द मीन ऑफ कीपिंग द स्टेबल टेम्परेचर, ठीक है। सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग द गुड फ्रेश फूड, अगर आपको फूड को फ्रेश रखना है तो आपका जो रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको डेटा है, याद रखना है। और आपको जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। When soggy biscuit are kept inside the fridge, sometime become crisp। अगर आप देखते होंगे कि आप अगर पानी कभी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि एक पानी को फुला दें, उसको सॉगी कर दें, ठीक है। सॉगी समझ में आता होगा ना, कि थोड़ा सा क्या होता है, जैसे कि गीला सा होता है और फूला हुआ सा होता है, तो उसको सॉगी बोलते हैं, ठीक है। और उसको अगर फुला के पानी में, जैसे बिस्किट को पानी में डाले तो सॉगी हो गया, उसको फिर आप क्या किए, डाल दिए फ्रीजर में। वो थोड़ा देर के बाद वो बिस्किट जो है सूख जाएगा, क्रिस्प बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी आपको कम मिलेगा, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर जो है क्या होगा, आप, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर फ्रीजर में क्या होता है, कम। फ्रिज में रखेंगे तो टेम्परेचर कम हो गया, उसके बाद उसकी ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है। ह्यूमिडिटी मतलब पानी की मात्रा कम। टेम्परेचर जैसे जैसे जो ठंडा होगा तो क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी तो है नहीं, तो क्या हो जाता है, बेसिकली वो फ्रीज कर जाता है। तो ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज ऑब्जर्व, ठीक है। तो पानी, अब जैसे मान लिए कि वहां पे ह्यूमिडिटी कम है, अब वो क्या करेगा कि जो उसमें पानी की मात्रा है, जो बिस्किट होगी ना इसमें पानी की मात्रा होगी, इसको ये खींच लेगा। अब पानी की मात्रा खींच लेगा तो धीरे धीरे क्रिस्प बन जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पानी का मात्रा बढ़ता है तो वो सॉगी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? अब देखिए आपको क्या होना है ना कि जब ऑप्शन देखिएगा तो आपको यहां से समझ में आएगा कि कूलिंग रिलीजेस द एक्स्ट्रा मॉइस्चर, ठीक है। ये चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसमें से आपको बेस्ट चूज करना होता है। फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज ऑब्जर्व, ठीक है। रियल अगर आपको देखा जाए ना कि कौन सा जो है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, उस पर फोकस करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी इनसाइड द, ये ह्यूमिडिटी का रोल है कि ह्यूमिडिटी क्या करता है, ह्यूमिडिटी उसमें कम होता है तो वो जो बिस्किट से पानी को खींच लेता है। ह्यूमिडिटी कहीं पे कम है तो क्या पानी को खींच लेगा, ठीक है ना। उसके बाद पानी, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, क्रिस्प हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि ओके पानी ठंडा होता है, ठीक है, वहां पे कोई फ्रीजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रीज इज हाई, बिल्कुल नहीं, हाई तो हो नहीं सकता है। एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज ऑब्जर्व, जब ह्यूमिडिटी हाई है, पानी का मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है, तो फिर वो कैसे, पानी तो और ज्यादा देगा ना, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। प्रेशर इनसाइड द फ्रीज इज हाई एंड हेल्प इन रिलीजिंग द एक्स्ट्रा प्रेशर का तो कोई लॉजिक नहीं होता। आपने अगर देखा भी होगा फ्रिज में, ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर कुकर होता है वो, उसमें आप देखते होंगे कि बस क्या होता है, एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो का रोल होता है। तो आप ऑप्शन एक और दो में कंफ्यूज हो सकते थे, बाकी ये दोनों तो आपको बिल्कुल भी गलत होता है। और ये यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्यों? ह्यूमिडिटी के कारण होता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ है आइस कलेक्ट इन द फ्रीजर, द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली। आप देखते होंगे ना कि फ्रीजर आपके पास अगर घर में ये होगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे फ्रीजर हो गया, ठीक है। तो फ्रीजर में आप देखते होंगे कि फ्रिज में एक ऊपर में फ्रीजर होता है, तो एक टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइस आके जमा होने लगता है, ठीक है। ये आइस जमा होने लगेगा। अब जब यहाँ पे आपका आइस जम जाएगा, जैसे 2 दिन 4 दिन, आइस का जो यहाँ मात्रा बढ़ने लगेगा, तो ये जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो अब कम होता है। मतलब कि उसकी इफिशियंसी जो है कम जाएगी फ्रीजर की। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि इसके कारण ये जो है, जो यहाँ पे कॉइल लगे होते हैं, ये अब इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं टेम्परेचर को।
जो ये टेम्परेचर गिरता है वो अब ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए आइस जो होता है क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो बैड कंडक्टर अब ये कंडक्ट ही नहीं करेगा चीज़ों के, ये एक आइसोलेटेड मटेरियल की तरह डील करने लगेगा। तो जो मेन फंक्शन है उसका क्या हो जाता है, एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, एसर्शन सही है। रीजन क्या दिया हुआ कि आइस इज अ पुअर कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि जब पुअर कंडक्टर है तो ये जो आपको कॉइल लगे हुए थे इसका इम्पैक्ट आपको अंदर में नहीं दिखता है। तो आप क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद इस आइस को फोड़ के और बाहर निकाल देते हैं, फिर उसके बाद आपका काम करने लगता है इफिशियंटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, एक छोटा सा इससे क्वेश्चन बनाएगा और आपको पूछ देगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। When glass rod is placed in the steam, its length increases but its width, ठीक है। क्या होगा, एक ग्लास का आप रॉड ले लिए, ठीक है, रॉड ऐसा ले लेता हूँ कि ताकि कुछ लोगों को समझ में आए, रॉड हो गया। अब उसमें क्या कि स्टीम जो है ना इसमें डाल दिए, स्टीम डालने के बाद क्या होता है कि उसको ये पार्टिकल क्या होगा, ये अब स्टीम लगेगा तो ये क्या एक्सपैंड करेगा, पार्टिकल इसके दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, लेंथ और ब्रेथ इसका बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल कुछ देर बाद आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो क्या होगा, इट्स लेंथ इंक्रीजेज एंड विड्थ आल्सो इंक्रीजेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ दोनों इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दूसरा क्वेश्चन पूछते कि अगर एक सेम जो है ग्लास का स्लेब है और इसको मैं खींच दूं, अब टेम्परेचर नहीं मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि यहाँ मैं टेम्परेचर में नहीं बढ़ा रहा हूँ, कोई स्टीम में नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, इसको कुछ फोर्स से पकड़ के 5 किलो न्यूटन से मैं खींच देता हूँ, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। अब 5 किलो न्यूटन पे खींच दूं तो क्या होगा, इसका लेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन इसका विड्थ क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसका विड्थ जो है डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? कि लेंथ बढ़ेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि जितने भी पार्टिकल है आपस में दूर दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट है, दोनों में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा और विड्थ डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि ये सब कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं तो इस बार ये पूछ ले, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फिगर मेटल बॉल एंड मेटल रिंग इन द गिवन बिलो। बॉल है और एक आपको जैसे क्या है ना, ये एक बॉल दिया हुआ है, बॉल को क्या हुआ है कि एक मेटल का सीट था उसमें से एक काटा हुआ है, ठीक है। और एक बॉल को अब बोल रहे हैं कि द मेटल बॉल कैन जस्ट पास थ्रू द होल ऑफ ए मेटल रिंग फॉर्म्ड आउट ऑफ ए स्ट्रिप, ठीक है। कि मतलब ये स्ट्रिप से बना हुआ है, ये अगर मेटल को रख देंगे यहाँ पे तो बॉल ये पास हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द बॉल इज हीटेड इट्स गेट स्टक, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अब ये पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये पार्टिकल आपस में ये दूर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉल बड़ा हो जाएगा, अब तो इससे पास नहीं करेगा। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन द बॉल हीटेड इट गेट स्टक, बट व्हेन द मेटल इज हीटेड तो क्या होगा, अब मैंने इसको मेटल को हीट कर दिया और इसको सेम है, क्या होगा, मेटल को हीट किया तो ये जो होल है ये बड़ा हो जाएगा। आपको पता है कि पार्टिकल दूर जाने लगते हैं, तो ये पार्टिकल दूर जाने लगेंगे तो ये होल क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इससे क्या होगा, इजी से पास कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉल कैन स्टिल पासिस थ्रू द रिंग एज डायमीटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिप ऑफ द टू मेटल ए एंड बी एंड फर्मली ज्वाइन टुगेदर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। कि दो मेटल दिया हुआ है ए और बी, और दोनों को अगर कुछ गम से पकड़ के यहाँ चिपका दिए, ऑन हीटिंग द एक्सपैंड ए एक्सपैंड मोर एंड बी देन बी, मतलब कि ए ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है और बी कम कर रहा है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ए जो था बड़ा होके इतना हो गया और छोटा वाला क्या कितना हो गया, ये इतना ही रहा होगा, लेकिन एक दोनों ग्लू है तो ये दोनों क्या होंगे, साथ में कनेक्टेड होंगे, जिसके कारण से क्या होंगे, ये मुड़ जाते हैं। अब आपको क्या दिख रहा होगा कि ये वाला बड़ा है और नीचे वाला आपको छोटा मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है चीजें कैसे क्या होंगी। ये यहाँ से फिक्स है तो ये क्या होगा, यहाँ पे खींचेगा इसको,
तो हमेशा ये दोनों कनेक्टेड होंगे ना। ये तो छोटा है, ये तो इतना ही एक्सपेंड करेगा, तो ये वाला पार्ट छोटा होना चाहिए और बाहर वाला बड़ा होना चाहिए। देख लीजिए किस में है, इसमें बाहर वाला बड़ा है और अंदर वाला छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी में देख लीजिए कंडीशन नहीं हो रहा है, अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा है तो देखिए इसमें बाहर वाला छोटा है, जबकि ए क्या है, एक्सपेंड ज्यादा कर रहा है, तो ए का लेंथ बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। In a winter, you touches a log of wood and the rod of iron. You feel the rod iron is colder because अगर आपने ये चीज महसूस किया होगा क्या, मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि आप अगर कभी पार्क में बैठे होंगे, अगर लोहा के बेंच पे बैठेंगे तो ठंडी के दिन में तो आपको ज्यादा ठंडी महसूस होती है, वही अगर लकड़ी के बेंच पे बैठेंगे तो आपको नहीं महसूस होती है। क्यों? कारण क्या है ना कि उसकी कंडक्शन की रेट को बात करते हैं, कि मतलब हीट को कौन इजीली ट्रांसफर करता है। वुड क्या होता है, वुड जो होता है हीट को ट्रांसफर नहीं करता है, वुड जो है हीट को ट्रांसफर कम करता है। कौन करता है, वुड। वुड यहाँ पे कम करता है। और जो लोहा है ठंडा, तो देखिए टेम्परेचर तो जो है वो तो इन्वायरमेंट में है, अगर 0 डिग्री हो गया तो 0 डिग्री तो लकड़ी के लिए भी है और लोहा के लिए है। बट यहाँ पे मेन डिफरेंस होता है कि जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हीट को ट्रांसफर करने की। जैसे यहाँ पढ़िए ऑप्शन को, द हीट ऑफ द रॉड ऑफ आयरन इज लेस देन द हीट ऑफ लॉग ऑफ वुड इन कंपेरिजन टू वुड एंड आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपेरिजन टू वुड आयरन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। इन कंपैरिजन टू वुड आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि आयरन क्या होता है, अगर ठंडा है तो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, आप लकड़ी को गर्म भी कर देंगे तो आपको जल्दी गर्म महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हीट को ट्रांसफर करने की जो पॉसिबिलिटी है किस में ज्यादा होती है, आयरन में होती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। If the temperature of the air increases, how would it affect the ability to assume water vapor? ठीक है, अगर टेम्परेचर ऑफ एयर, अगर हवा की टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दे, हाउ विड इट अफेक्ट द एबिलिटी टू एज्यूम द वाटर वेपर? क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, मैं समझा देता हूँ कि टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेज, अगर मान ली कि इसमें हवा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हाउ डिड इट इफेक्ट द एबिलिटी टू एज्यूम द वाटर वेपर? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, बाहर से पार्टिकल आ जाएंगे। हाउ डिड इट इफेक्ट द एबिलिटी टू एज्यूम द वाटर वेपर, बताइए। तो यहाँ पे वाटर वेपर बनने का आपका क्षमता इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया होगा क्या, कि जैसे ही अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल आपस में ज्यादा दूर से भागने लगेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको स्पेस मिल जाएगा। तो अब जब पार्टिकल मूव करने लगेंगे तो दूसरा कोई स्पेस आके ऑक्युपाई कर लेगा, तो उससे क्या होगा आपका, हाउ डिड इफेक्ट द एज्यूम द वाटर वेपर, तो ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है